नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्किल इंडिया मार्ट से आप सबका स्वागत करता हूं देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल पर। दोस्तों 23 अक्टूबर 2020 को एक RFP लॉन्च हुआ था UPSDM यानी कि उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन की तरफ से। इस RFP को भरने में क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, उसी के ऊपर हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है। इसके लिए जो आपकी टेंडर फी रहेगी वो रहेगी 10,000। दोस्तों 16 सेक्टर में ये RPL दिया जा रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर ये आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों हम काफी दिन बाद आपके सामने सम्मुख हुए हैं। इसका रीजन कोविड-19 की वजह से हमारे स्टाफ का संक्रमित हो जाना है। दोस्तों हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको वीडियो टाइम टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी ये रिपोर्ट। धन्यवाद बलराज जी। स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आज एक पहले ये बात बता देता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, वैसे ही इसके एम्पेनलमेंट के लिए भी RFP भी बहुत बड़ा है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि आप इस RFP के लिए एलिजिबल है या नहीं, आप इस RFP को अच्छे तरीके से भर पाएंगे या नहीं। तो सारी चीज़ें इस पूरे RFP को पढ़कर हमारी टीम ने एनालाइज करके 1 बाय 1 पॉइंट में आपको बता रहे हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्टिंग करते हैं। सामने आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि RFP जो है वो प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर यानी PTP के लिए यूज किया गया है और उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट ने निकाला है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस RFP की लास्ट डेट आपकी जो रहेगी वो 30 नवंबर रहेगी। इस लास्ट डेट के लिए आपको जो है 10,000 रुपये की फ़ीस ऑनलाइन, आप नेट बैंकिंग का यूज भी कर सकते हैं, नेफ्ट या RTGS भी आप लोग कर सकते हैं नीचे दिए गए अकाउंट पर। 30 नवंबर से पहले इसकी स्लिप और पूरे प्रोजेक्ट को आपको इसको डिलीवर करना होगा। मैं आप सबको बता देता हूं कि एक ट्रेनिंग पार्टनर 16 सेक्टर की प्रायोरिटी रखी गई है, जिनमें UPSDM प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर को टारगेट देने के लिए तैयार है। 16 की लिस्ट आपके सामने है। एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, प्लम्बिंग, ग्रीन जॉब, कंस्ट्रक्शन, पावर, ऑटोमेटिव, डोमेस्टिक वर्कर, फैब्रिकेशन, लेदर, फर्नीचर, माइनिंग, मीडिया एंटरटेनमेंट, रबर, जेम्स और ज्वेलरी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की, तो सबसे पहले जिस महत्वपूर्ण चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ 10,000 रुपये फ़ीस होगी। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको 1 लाख की EMD ड्राफ्ट के रूप में, आप ध्यान रखना दोस्तों, EMD आप ड्राफ्ट बना सकते हैं या फिर चेक बना सकते हैं UKSDM के नाम से। वो डिटेल्स आपको दी गई है, जिन डिटेल्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कैसे आपको ये योजना हार्ड कॉपी में सबसे इंपॉर्टेंट है सर, अब से पहले ऐसा नहीं हुआ, अब की बार हुआ है। आपको 1 कॉपी के साथ, ओरिजिनल कॉपी के साथ 3 कॉपी और भेजनी होंगी, यानी द ओरिजिनल एंड 3 कॉपी ऑफ द प्रपोजल अर्नेस्ट मनी के साथ आपको डिपॉजिट करना होगा। जो ओरिजिनल होगी उसके हर एक पेज पर ओरिजिनल वर्ड आपको मेंशन करना है, और जो डुप्लीकेट होगी या कॉपी होगी उस पर आप कॉपी मेंशन करेंगे हर एक पेज पर। ध्यान रखिए दोस्तों। उसके अलावा कुछ बहुत बड़ी डिटेल इन्होंने मांग ली है। इन्होंने एक डिटेल मांगी है कि 2000 बच्चों का डाटा आपको देना है कि वो किस स्कीम में आपने बच्चे का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके लिए एक स्पेशल एनेक्चर है, वो उस चीज़ के अंदर एक्सेल के अंदर तैयार करके आपको यहाँ पर इसके साथ अटैच नहीं करना है, उसको आपको CD में अटैच करके इन लोगों को देना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। बहुत सारे लोग इसको प्रपोजल के साथ लगाएंगे तो 2000 बच्चों का प्रपोजल और फिर उसकी 4 कॉपी बनाना बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसलिए इन्होंने कहा है कि बच्चों की डिटेल और प्लेसमेंट की डिटेल आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसके लिए CD में वो डाटा सारा डालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट। देखिए दोस्तों फिर से मैं बता देता हूँ, RFP बहुत लेंथी है, बड़े स्टेट के लिए है और UP बहुत ही पोटेंशियल स्टेट है ट्रेनिंग के लिए, तो आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है दोस्तों। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, एलिजिबिलिटी के लिए पहली एलिजिबिलिटी कम से कम 3 साल ऑर्गेनाइजेशन पुराना होना चाहिए। हाँ, कंसोर्टियम अलाउ है, लेकिन कंसोर्टियम में आपके 2 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। लीड पार्टी आप जो भी बनेगी उसकी सारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का लॉस उसका रहेगा। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट के अंदर
सेकेंड जो कैपेबिलिटी है वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। पहले ही मैं आपको बता दूं 100 लाख मतलब 1 करोड़ का टर्नओवर आपको स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से मिला होना चाहिए। दोस्तों इस पॉइंट को भी आप ध्यान से दें। इसके लिए 2 अनेक्चर दिए गए हैं। अनेक्चर के अंदर स्पेशल ये बात मेंशन है कि वो पैसा आपका कौन सी पर्टिकुलर स्कीम से आए, यानी अगर आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है उसमें से 50 लाख अगर आपका स्किल डेवलपमेंट पे आया है, 50 लाख अदर से आया है, तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आप सबमिट करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आप 1 करोड़ के 1 करोड़ रुपए जो आप सेल्फ सर्टिफिकेट देंगे उसमें भी और जो आप सीए का टर्नओवर सर्टिफिकेट देंगे उसमें भी, दोनों में ही आप ये बात ध्यान रखें कि आपका टर्नओवर सारा का सारा टर्नओवर आपका स्किल डेवलपमेंट की किसी भी पर्टिकुलर स्कीम से आना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। और एक और बात दोस्तों, नेटवर्थ भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। नेटवर्थ अगर आपकी नेगेटिव हुई तो ये पॉइंट आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी को मैच नहीं कर पाएगा। दूसरा दोस्तों, टेक्निकल एबिलिटी के अंदर 2000 बच्चे कैंडिडेट आपको ट्रेंड 2000 के लिए आपको इसके सेक्शन ऑर्डर और साथ में कौन से वो 2000 बच्चे हैं टोटल, उन सब बच्चों के लिए एक अनेक्चर दिया गया है। उस अनेक्चर में डेटा फिल करके आपको सीडी के साथ सॉफ्ट कॉपी में देना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के बाद, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, ये 3 मिनिमम एलिजिबिलिटी थी। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो हम लोग जैसे नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग जाएंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस किस केस के अंदर जो आप परफॉर्मेंस गारंटी यानी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो 2 लाख रुपए देना है वो किस किस केस में आपकी कैंसिल हो जाएगी। एक फर्स्ट है, अगर टीपी डीएम पैनल हो जाता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस गारंटी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके अलावा अगर वो फेलियर हो जाता है ट्रेनिंग स्टार्ट करने में या फिर ये 30 वर्किंग डेज के अंदर, तो भी उसकी परफॉर्मेंस गारंटी को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर ये देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इस आरएफपी को अप्लाई करना चाहता है, तो उस अप्लाई करने से पहले दोस्तों जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या क्या जो आपकी पेमेंट टर्म किस प्रकार से रहेगी। पेमेंट टर्म में इसमें कोई 30% एडवांस का चक्कर नहीं है, आपको सीधा 80% मिलेगा और वो तब मिलेगा जब आप अपने बच्चों को एनरोल कर चुके होंगे। हाँ, इनवॉइस की समय सीमा दी गई है, जिस दिन आपका इनवॉइस जनरेट होगा उसके 30 दिन के बाद आपको पेमेंट कर दी जाएगी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20% रहेगा, 20% में वही 70% अगर आप प्लेस कर देते हो तो पूरा 100 बच्चों का आपको मिलेगा। यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए 30 बच्चों का बैच है, उसमें से आप 21 प्लेस कर देते हो तो 30 के 30 बच्चे का पैसा आपको मिलेगा। ये प्लेसमेंट की टर्म होगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ता हूँ मैं। टारगेट के लिए पहले हमने बता दिया आपको कि वो जो मोस्ट 16 जो सेक्टर है वो प्रेफरेबल है। उसके अलावा आपको जो टारगेट मिलेगा वो डिस्ट्रिक्ट बेस मिलेगा। और दूसरा पॉइंट, अगर कोई कैंडिडेट 80% के अटेंडेंस के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेगा तो वो कैंडिडेट असेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। उस यानी पहले जैसे चल जाता था काम, असेसमेंट आप करा लेते थे, वो अब नहीं होगा 80% का। और उसके अलावा 70% प्लेसमेंट, बैच का साइज मिनिमम 15 और मैक्सिमम 27 रहेगा। अब ये 27 का बैच का नया कंसेप्ट लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, एक टीपी को लगातार उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर टारगेट को ऑटोमेटिक रीएलोकेट किया जाएगा। टारगेट के लिए 2 तरीकों पर, एक आप उसको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का और दूसरा आप उसको आरपीएल ट्रेनिंग, दोनों को मिक्सचर करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को आप काउंट करके ही आप जो कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी टीपी है, उसको रीएलोकेशन होगा। सबसे पहले अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का एक एग्जांपल दिया गया है, अगर आपने 500 नंबर लिया है तो आपका प्लेसमेंट 300 हुआ। टोटल 500 में से 300 पास हुआ तो 150 प्लेस हुआ। 60% वहाँ 50%, वेटेज मार्क का 35, टोटल मार्क्स 21 आए आपके। टोटल 21 थे और आए आपके 17 आपके यहाँ से जुड़े। आरपीएल में आपका पास परसेंटेज के आधार पर आपका जुड़े, दोनों को जोड़कर आपका टोटल स्कोरिंग काउंट होगा। अगर ये स्कोर 40% से नीचे आता है तो आपको डीएम पैनल में ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपका स्कोर 40% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 40% से कम होता है तो ऑटोमेटिक आपको डिसेबल कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए डीएम पैनलमेंट के लिए सिंपल सा तरीका है। अगर आप 40 से नीचे हैं तो पुअर, 41 से 60 तक रहेंगे तो इंप्रूवमेंट नीड है, आपको नोटिस भेजा जाएगा। 61 से 80 में है तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, लेकिन 81 से अगर आप ऊपर चले जाते हो तो हाई परफॉर्मेंस टीपी होंगे, उनको नेक्स्ट टाइम टारगेट देते वक्त भी प्रेफरेंस अप रहेगी। ठीक है दोस्तों, कुछ सेक्टर की लिस्ट दी गई है जिन जिन सेक्टरों के जॉब रोल अवेलेबल हैं। आपके सामने लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं आपको पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा
आप इसी वीडियो के लिंक में, उस लिंक में जाकर आप इन जो सेक्टर के कितने जॉब रोल हैं वो आपके सामने लिस्ट हैं। फिलहाल 15 सेक्टर की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, 26 जिसमें रिटेल के साथ ये जो आगे फिगर लिखी हुई है ये जॉब रोल है। यानी कि अगर आप इसको ऐसे समझे, रिटेल में आप 7 जॉब रोल इनके अवेलेबल है। यानी टोटल मार्केट 32 सेक्टर में 709 जॉब रोलों के अंदर टारगेट दिया जा रहा है। ये यूकेएसडीएम की वेबसाइट पर लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, वो आप एक बार ध्यान से ये लिस्ट देख ले। ये लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इन ए सील्ड एनवेलप, मैंने आपको बताया था कि आप डीडी या फिर एक चेक ए फेवर ऑफ यूपीएसडीएम बना सकते हैं। यूटीआर जो 10,000 रुपये की आपने पेमेंट की, जो उसकी ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेट हुई, वो रिसिप्ट आपको यहाँ पे देनी होगी। थर्ड पॉइंट में टेक 1 जो है वो आपका कवर लेटर है, जिसमें आप अपने टीपी की डिटेल देंगे और डिक्लेयर करेंगे कि आपने सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया। मैं एक एक करके सभी आपको दिखाऊंगा। टेक्निकल 2 पावर ऑफ अटॉर्नी, जो आपका ऑथोराइज पर्सन होगा, किसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हो, आपकी फर्म का ओवरव्यू। टेक 4 में एलिजिबिलिटी, 7th के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 साल के बैलेंस शीट वगैरह आप सब सबमिट करेंगे। उसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी टेक 4A है, सेल्फ सर्टिफिकेट और सीए सर्टिफिकेट। मैंने वीडियो में आपने सुना हो तो पीछे बात की थी कि एक सीए आपको बताएगा कि इतना टर्नओवर आपका स्किल डेवलपमेंट से आया अपनी लेटर हेड पर, एक आप अपनी टर्नओवर आप दिखाएंगे सेम, वो दोनों मैच होने चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 4C मैंने बताया था ये बहुत बड़ा डाटा है, क्योंकि 2000 बच्चे आपको दिखाने हैं कि कहाँ कहाँ आपने ट्रेंड किए, और 1000 बच्चे प्लेस का आपको डाटा दिखाना है, कहाँ कहाँ आपने प्लेस किए, कि उनका एक अनेक्चर यहाँ पर दिया गया है। तो ये आप डाटा सीडी के अंदर डालेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर नहीं लगाएंगे। टेक डी सेल्फ सर्टिफिकेट ट्रेनिंग सेंटर की डिटेल आप डालेंगे। टेक 5 जो है मैंडेटरी फॉर स्कोरिंग। टेक 6 प्लेसमेंट टाइप आप बताएंगे अपने। एमओए और एलओआई एम्प्लॉयर के साथ जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन का एक लेटर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस प्रपोजल के साथ अटैच करने होंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रपोजल सबमिशन लेटर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर रहा है उसकी लेटर हेड पर होगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, लेटर हेड पर आप यहाँ पर देखिए, आप वो 10,000 की रिसिप्ट का आप यहाँ नंबर डालेंगे, नीचे आप अपने ऑथोराइज डिटेल डालेंगे। तो टेक 1 के अंदर सिंपल यही डिटेल होंगी। अगर मैं बात करूँ टेक 2 के अंदर, ये पावर ऑफ अटॉर्नी वो पर्सन है जिसको आप ऑथोराइज कर रहे हो, ये डायरेक्टर खुद भी हो सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति को भी वो इस प्रोजेक्ट के लिए कर सकता है। तो इसकी बेसिक डिटेल आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये डिटेल नोटराइज करके आपको लगानी होगी। उसके अलावा दोस्तों टेक 3 के अंदर कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, का नाम, वो प्राइवेट लिमिटेड है या क्या है, रजिस्टर्ड एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ब्लैक लिस्ट है या नहीं, उसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन लेटर्स। उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, कितने डिस्ट्रिक्टों के लिए आप लगा रहे हैं प्रपोजल। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, जैसे ही इन सारी डिटेल्स के बाद नेक्स्ट प्रपोजल पर अगर मैं जाता हूं तो आप ऑर्गेनाइजेशन बताएगा कि वो इन सब के लिए टेक 4 में आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाएंगे। आपके एनुअल टर्नओवर के लिए भी रजिस्ट्रेशन डेट, नेटवर्थ, ट्रेनिंग कैपेबिलिटी, एमओयूज लेटर, प्लेसमेंट कैपेबिलिटी के लिए प्लेसमेंट के कैपेबिलिटी के लेटर्स, कितने स्टेट में आप एमपैनल हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट में आपको टारगेट मिला हुआ है, आप उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके सेंटर कितने हैं, वो सारी डिटेल आप लोग यहाँ पर प्रपोज करेंगे। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का देखिए दोस्तों, ये वो सर्टिफिकेट है ऑन द लेटर हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह जो दूसरा लेटर है वो लेटर हेड ऑफ द सीए, तो आपको दोनों लगाने हैं दोस्तों, और दोनों में टर्नओवर सेम होना चाहिए। ऑथेंटिकेट करेंगे, अगर दोनों एक लगाते हैं दोनों में से तो भी आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वो टेक्निकल कैपेबिलिटी के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट, और इसी तरह टेक्निकल कैपेबिलिटी के लिए जो डाटा आपको देना है बच्चों का, जो सीडी में देना है, उसमें ये एक्सेल आप बनाओगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, ट्रेनी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, किस में सेक्टर में उन्होंने ट्रेनिंग की थी, ट्रेनिंग स्पॉन्सर एजेंसी जैसे PMKVY था, इसमें सेंट्रल कंपोनेंट था या स्टेट कंपोनेंट था, NULM था या फिर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सारी डिटेल यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद इस सारे डेटा को आप एक सीडी के अंदर सबमिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 25 डिटेल्स के अंदर प्लेसमेंट के अंदर ये सेल्फ सर्टिफिकेट और सेल्फ सर्टिफिकेट के साथ वो एक्सेल भी दी गई है, जिस एक्सेल के अंदर आपको सारा डाटा सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, अब अगर इस एक्सेल को अगर हम समझते हैं दोस्तों, तो देखिए ये सारा डाटा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने हमारे को सिंपल सा ऑप्शन दिया है
कि ये सारा डाटा जो है हमें वो सीडी के अंदर सबमिट करना है एक्सेल फाइल बना के। ठीक है दोस्तों, आप देखिए प्लेसमेंट के वक्त उस ट्रेनी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, किसने उसको रिक्रूट किया, कितनी मंथली वेजेस थी और उसकी प्लेसमेंट की डेट क्या थी, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन कैपेबिलिटी के अंदर आप बताएंगे कि जिन जिन सेंटर्स के अंदर आप, जिन जिन स्टेट के अंदर आप अवेलेबल है उनके पास आपको कितना सेंटर अवेलेबल है, ये भी आपको अपने लेटर हेड पर डालना होगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट पर करता हूं दोस्तों, तो इस प्रकार से इस पूरे आरएफपी को आप, सारे के सारे आरएफपी को आप इन सारे एनेक्चरों को बनाओगे, जितने डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं सारे डॉक्यूमेंट को आप अटैच करोगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद आप इसकी 4 कॉपी बनाएंगे, 1 कॉपी ओरिजिनल और 3 कॉपी डुप्लीकेट। सारी कॉपी के साथ आप इस सारे को एक प्रपोजल के अंदर डाल के सील करके और उसको आप यूकेएसटीएम में हार्ड कॉपी में सबमिट करेंगे 30 नवंबर से पहले। अगर आपको इसको 30 नवंबर के बाद सबमिट कर तो इस प्रपोजल को नहीं माना जाएगा। ये ट्रेनिंग पार्टनर के लिए प्रपोजल 2 साल के बाद निकला है, तो आप इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें। अगर फिर भी आपको इस प्रपोजल से संबंधित समझने में या कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी टीम आपका रिप्लाई करेगी। धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए आरएफपी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? मुझे आशा है हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहता है हमेशा की तरह, तो अपने कमेंट्स करना ना भूलें। अगली बार आपसे मुलाकात होगी जल्द ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।